दोस्तों आपको पता होगा कि एलएलबी या बीएलएलबी करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है एक कैंडिडेट के लिए, एक बच्चे के लिए, वो होता है कि अपने आप को किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करो। तो रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि जिस स्टेट में वो रजिस्टर अपने आप को करवाना चाहता है वहाँ की बार काउंसिल में जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा करके वो वहाँ से एक फॉर्म खरीद करके लाए और उस फॉर्म को फिल करे। और कई बार ये देखा गया है कि बच्चा जब फॉर्म फिल करता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी चीजें उसको समझ में नहीं आती हैं कि आखिरकार कैसे भरा जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इनरोलमेंट कमेटी इशू करती है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपना इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं और उनको ये जानना है कि आखिरकार किस तरीके से इनरोलमेंट का फॉर्म भरा जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है। तो जब आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा और इस फॉर्म को लेने के बाद आपको इसको फिल करके देना है। पहले इसकी फीस 1,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब टोटल जो है अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से 750 रुपये टोटल फीस रजिस्ट्रेशन की कर दी गई है। जबकि फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर के पहले 14 से 18 हज़ार रुपये इसमें लगते थे। तो आइए देखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम है। तो इस कॉलम में जब आप लेने जाएंगे तो वहाँ पर वो चेक करेंगे और साथ ही साथ इनरोलमेंट नंबर जब आपका इशू हो जाएगा तो तब ये ऑफिशियली फिल किया जाएगा। आपको इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली इनरोलमेंट कमेटी के द्वारा ये फॉर्म जारी किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जैसे कि मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ कि अगर मैं इस फॉर्म को भरता हूँ पहली बार तो आखिरकार किस तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा नाम जैसे कि ये है मोहम्मद सलीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। तो मैं इसमें जो है अपना नाम भर सकता हूँ। मैंने किस यूनिवर्सिटी से पास किया है और कौन से ईयर में पास किया है उसमें का फॉर्म यहाँ पर भर सके। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर मैंने पास किया है, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं और साथ ही ईयर लिख सकते हैं जो भी ईयर आपका पास का हो। ठीक है। इस बाकी इन चीज़ों को आपको छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें ऑफिशियली द्वारा भरी जाएंगी। उसके बाद आपको सीधे आ जाना है यहाँ पर। आप देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर लॉ कोर्स इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज वाज अप्रूव्ड बाय बीसीआई, यस और नो। यानी कि जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे तो वहां पर जो लॉ का कोर्स था, क्या वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड था या नहीं था। तो जाहिर सी बात है होगा, तभी आपने एडमिशन लिया और आप पढ़े। अगर नहीं होगा तो आपका वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर यस लिख देना है और इस पर टिक कर देना है। अगला स्टेप देखेंगे। ये स्टेप आ जाता है आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको भरनी है एजुकेशनल वाली। यानी कि जो आपने 3 इयर्स या 5 इयर्स एलएलबी की है, 10th की है, 12th की है, जो ग्रेजुएशन की है, जो भी की है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 10th के बारे में लिखा है। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से किया है, जैसे ज़्यादातर यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड,
तो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, जिससे भी आपने किया है वो उस बोर्ड का नाम यहाँ लिख देंगे, और किस ईयर में आपने पास किया है, ईयर का उसका लिख देंगे। जैसे 2000 आपने 24 में पास किया है, तो 2024 आप लिख देंगे। फिर उसमें कितनी परसेंटेज आपकी आई है, कितनी परसेंटेज टोटल आपकी आई है। तो सपोज करो आपके टोटल मार्क्स थे 500, और आपको उसमें ऑब्टेन कितने हुए, 300। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 300, इसमें जितनी भी परसेंटेज आ जाएगी वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज आप लिख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सीजीपीए भी लिखा जाता है। तो सीजीपीए सीधा सीधा आपका जितना भी 10th में होगा, 6 पॉइंट होगा या 7 पॉइंट होगा या 8 पॉइंट होगा, जितना भी होगा आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद 12th का सेम ऐसे ही भरा जाएगा। जिस भी बोर्ड से आपने किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है सीबीएसई लिखेंगे, यूपी बोर्ड से किया है यूपी बोर्ड लिखेंगे, या एमपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से किया हो, चाहे आपने उस एनआईएस से किया हो या आपने प्राइवेट बोर्ड से किया हो, वो बोर्ड का नाम आप यहाँ लिख देंगे। वो किस ईयर में किया है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी ईयर होगा उसका वो लिख सकते हैं। फिर सेम ऐसे ही उसकी परसेंटेज निकाल करके यहाँ पर परसेंटेज जो है वो लिख देनी है। ठीक, इसके बाद आ जाता है ग्रेजुएशन वाला कॉलम। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया आपने, उस यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी नेम लिख देंगे। यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके किस ईयर में की है वो भी लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है ग्रेजुएशन में आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी रही, यानी कि आपकी जो फाइनल ईयर में फाइनल ईयर में जितनी परसेंटेज रही है वो परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक, इसके बाद अगर आपने, कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के बेस पर आपने लॉ नहीं की हुई होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर आपने लॉ की हुई होती है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो उसकी आप डिटेल यहाँ दे सकते हैं, सेम एज अबव। कि यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिख दें, किस ईयर में आपने जो किया है एलएलएम या पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमकॉम या एमसीए जो भी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो यहाँ पर ईयर लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है उसकी परसेंटेज जो भी आई है वो लिख देंगे। अब इसमें एक चीज आपको देखने की जरूरी है कि अगर कई बार क्या होता है कि सीधा आपने ट्वेल्थ के बाद 5 इयर्स की एलएलबी का कोर्स किया है, तो उसमें क्या होता है कि 3 इयर्स एलएलबी, सॉरी 3 ईयर ग्रेजुएशन उसके साथ कंबाइंड हो जाती है 5 इयर्स एलएलबी में। तो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलम भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप याद रखिए कि अगर आपने 12th के बाद अगर 5 इयर्स एलएलबी का कोर्स किया है तो आपको ग्रेजुएशन वाला कॉलम या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो बेस्ट है, लेकिन ग्रेजुएशन का कॉलम भरने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर देखें हम 3 इयर्स का, अगर आपने एलएलबी कोर्स किया है या 5 इयर्स का किया है तो 3 इयर्स में आपके 6 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, 3 इयर्स में आपके कितने सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर होंगे, और 5 इयर्स में 10 सेमेस्टर होंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ये आपको भी पता होगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर कौन से ईयर में किया है, ठीक है, और मंथ उसका पूछेंगे, क्योंकि 2 बार होता है, एक दिसंबर और एक जून जुलाई में इसका सेशन होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, 3 साल की अगर आपने एलएलबी कर रखी है तो आपका 6 सेमेस्टर तक ये एंड हो जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स जितने भी आपको मिले हैं उसमें ऑब्टेन कितने हुए, परसेंटेज कितना आया है। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए लिख देंगे, वरना परसेंटेज लिख देंगे। और यहाँ पर अगर आपका 3 इयर्स वाला कंप्लीट है बिल्कुल, तो यहाँ तक कॉलम भर करके आपको टोटल क्या कर देना है, ग्रांड टोटल कर देना है कि टोटल जितने मार्क्स आए, टोटल कितने मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ऑप्टेन वाला ऑप्शन तो यह है, टोटल आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो परसेंटेज जितनी आ जाएगी वो यहाँ पर। अब एक चीज और देखने की है कि अगर आपके 10th सेमेस्टर है, और क्योंकि आपकी एलएलबी अगर 5 इयर्स वाली है तो आपके 10 सेमेस्टर होंगे 100%।
तो उसके ही सारे कॉलम आपके को भरने होंगे, यानी कि किस मंथ में कौन सा सेमेस्टर आपका हुआ और कौन से ईयर में हुआ, ये फिल करेंगे। और आपको जो है कितने परसेंट, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम मैक्सिमम मार्क्स का और ऑप्टेन मार्क्स का, ये इसमें दिया हो गया है। फिर परसेंटेज आप फिल कर देंगे। इसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल पे टिक कर दीजिएगा, ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी से कर दीजिएगा, एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी से, या फिजिकली चैलेंज से, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उससे आप फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जिस तारीख को फॉर्म आप सबमिट करने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या अपनी बार काउंसिल में जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के फॉर्म की, तो आप उसी तारीख को इसमें फिल कर दीजिएगा, जो भी तारीख आपकी डेट होगी, जो सबमिशन डेट होगी। ठीक है, सबमिशन डेट ऑफ फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर सिग्नेचर आप कर दीजिएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर एक कॉलम, ये ऑफिशियली फिल किया जाता है कि किस डेट को जो है आपने फॉर्म लिया है और किस नाम से लिया है। जिस भी नाम से इशू होगा फॉर्म, यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे, एक्स वाई जी जो भी नाम होगा, तो उस नाम को यहाँ पर वो फिल करके ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो मेंबर हैं वो देंगे, और आपको डेट भी यहाँ पर डाल करके देंगे। आप ये बात ध्यान जरूर रखिएगा एक नेक्स्ट पेज पर, कि इसमें पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यूनिफॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि एक कैंडिडेट है उसको टाई लगी हुई होनी चाहिए, और पूरा ऊपर तक जो है बैंड लगा होना चाहिए, टाई और पूरा कॉलर बंद होना चाहिए, टाई में कोट में एक फोटो आपका हाफ साइज फोटो आपका खिंचा हुआ होना चाहिए, तो वो यहाँ पर जो है वो फिक्स कर दिया जाए। ठीक है। अब दो रिकमेंड एडवोकेट को जो है आपको करना पड़ेगा, यानी कि दो एडवोकेट के आपको साइन आपको करवाने पड़ेंगे, जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो अभी इसी फॉर्म में बाद में आएंगे। तो किसी भी एक एडवोकेट जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, किसी भी एक एडवोकेट के सिग्नेचर और स्टैंप इन फोटोओं पर लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है। आप जो है जैसे कि यहाँ पर स्टैंप फोटो आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो आधी स्टैंप यहाँ पर आएगी और आधी स्टैंप जो है वो यहाँ पर आएगी। तो जो भी दो एडवोकेट हैं जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक की स्टैंप यहाँ पर मैंडेटरी है। इसके बाद फिर इसमें यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आ जाना है आपको, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट का नाम होगा, एक्स वाई जी जो भी नाम होगा, जैसे कि मैंने ऊपर अपना नाम भी लिखा था, तो ब्लॉक लेटर में एक ध्यान बात याद रखना कि ब्लॉक लेटर में बहुत से जो है कैलिबरी राइटिंग में कर देते हैं, कि जैसे मैंने कर दिया इस तरीके से, ये ऐसे नहीं, आपको पूरा ब्लॉक में लेटर में लिखना है। ठीक है, जो एलएलबी के प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी जैसा आपका नाम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जेंडर लिख देंगे, एड्रेस अपना जो भी होगा परमानेंट वो लिख देंगे, टेम्परेरी होगा वो लिख देंगे। अगर टेम्परेरी एड्रेस आपका नहीं है तो परमानेंट के जैसा ही सेम एज अबव लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो भी फ़ोन नंबर होगा, मेल आईडी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो है फिर आता है यहाँ पर कि टू द ऑनरेबल सेक्रेटरी द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जो भी एक्स वाई जी नाम होगा हमारा। ठीक, एक्स वाई जी जो भी नाम होगा, सन ऑफ जो होगी हमारी डॉटर ऑफ जो भी होगा, या वाइफ होगी किसी की, तो वो भी जो वाई जेड एक्स जो भी नाम होगा हमारे पिता का, या हमारे क्या नाम वाइफ का, या हमारे हस्बैंड का, जो भी नाम होगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर आई एम अ नेशनल ऑफ इंडिया, इंडिया यहाँ पर भर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आई फिर देखेंगे आप दूसरा कॉलम, I hereby declare that I have completed 21 years of age, my date of birth being, यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि आपकी जो मैट्रिक में 10th की क्लास की मार्कशीट में जो भी होगी वो भर दी जाएगी। 10th की क्लास में जैसे आपकी है 10/8/1999 जो भी है,
तो आप वो फॉर्म जो है यहाँ पर इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। इसके बाद फिर आपको इसमें और कुछ नहीं भरना है, आप सीधे नीचे चले आएंगे तो पर्टिकुलर ऑफ डिग्री के बारे में आपसे यहाँ पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेज पर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच द डिग्री इन लॉ वाज टेकन, यानी कि उस यूनिवर्सिटी का नाम आप बताइए जिस यूनिवर्सिटी से आपने लॉ की डिग्री ली है। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बताइए, अगर आपने सीसीएस यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की है तो वो बताइए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी से की है तो वो बताइए, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से की है तो वो बताइए। यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने लॉ की डिग्री ली है उसका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ द डिग्री इन लॉ, यानी कि आपने एलएलबी की है या बीए एलएलबी की है। ठीक है, क्योंकि दो डिग्रियां हैं, या तो एलएलबी होगी या बीएलएलबी होगी। ये 3 इयर्स की होती है, ये 5 इयर्स की होती है। ठीक। फिर उसके बाद द एकेडमिक ईयर ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द ईयर व्हेन द डिग्री वाज टेकन, यानी कि जब आपको डिग्री मिली वो कौन सा ईयर था। तो आपको अगर 2024 में मिली है तो आप 2024 लिखेंगे, 2020 में मिली है तो 2020 लिखेंगे। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपको अगर मान लो 2010 में भी डिग्री मिली है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप करा रहे हैं, तो आप वही साल इसमें लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है कॉलम 4 में देखेंगे नेम ऑफ द कॉलेज वेयर द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज टेकन एंड कंप्लीटेड, यानी कि एक तो होता है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर पूछा किसका का नाम गया, कॉलेज का, यानी कि किस कॉलेज से आपने किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई यूनिवर्सिटी होगी तो उसके अफिलेटेड अंडर में अफिलेटेड कोई ना कोई कॉलेज होगा, तो उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। जैसे कि सीसीएस के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, ग्रेटर नोएडा में आप जाएंगे बहुत सारे हैं, या दासना मसूरी में जाएंगे आप बहुत सारे हैं, तो एक नाम ले लेते हैं हम, जैसे रॉयल कॉलेज है, ठीक है, HIMT है। तो जिस भी कॉलेज से आपने किया उस कॉलेज का आपको नाम यहाँ पर फिल कर देना है। अगले कॉलम में देखेंगे वेदर द डिग्री वाज टेकन बाय प्राइवेट स्टडी और एक्चुअल अटेंडेंस एट क्लास विद परसेंटेज, यानी कि आपने जो डिग्री ली है, लॉ की जो डिग्री ली है, वो प्राइवेट स्टडी करके लिए है या एक्चुअल अटेंडेंस क्लासेस जो है वो करके लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं लॉ की कॉलेज में जा करके, तब तक आपका एडमिशन, आपकी पढ़ाई वैलिड नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए एक अटेंडेंस अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज की तरफ से, जो आपको बार काउंसिल में जमा करना पड़ेगा। तो जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट में आपकी परसेंटेज होगी वो परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देनी है, और वो मिनिमम आपकी जो है 70% तो मिनिमम परसेंटेज होनी ही चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो परसेंटेज आपकी कॉलेज में रही है, जो आपको इशू करके दे रहा है अटेंडेंस सर्टिफिकेट कॉलेज, वो अटेंडेंस यहाँ पर फिल कर देनी है। अगले कॉलम में है कि द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द लॉ वेदर 2 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर। अब देखिए यहाँ पर फिर दोबारा से वही आ गया कि 2 साल का था, 3 साल का था या 5 साल का। तो आपने अगर 5 इयर्स LLB कर रखी है तो आप 5 साल लिखेंगे, आपने 3 इयर्स कर रखी है तो आप 3 इयर्स लिखेंगे। ठीक। अगले कॉलम में है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉ द लैंग्वेज इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉ, यानी कि मीडियम क्या था आपकी पढ़ाई का, और लॉ में जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलते थे, जो पढ़ाई आपकी थी उसका क्या था। अगर आपका इंस्ट्रक्शन का मीडियम था हिंदी तो आप हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश था तो आप इंग्लिश लिखेंगे, जो भी मीडियम था आप वो लिख सकते हैं। अब आता है कि वेदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंग्लिश वाज पास्ड इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉ, यानी कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपने क्या प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश का पास किया है नहीं किया। अगर किया है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो नहीं, नो लिखेंगे। 99.99% जो है, 99.9% जो है यस ही होता है, क्योंकि इंग्लिश के सब्जेक्ट जो है सभी पास कर चुके होते हैं। फिर इसके बाद आता है आई होल्ड अ डिग्री इन लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी आउटसाइड द टेरिटरी। ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो जिन बच्चों ने इंडिया में पढ़ाई कर रखी है उनके लिए ये कॉलम नहीं है, तो ये कॉलम हम फिल नहीं करेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने
तो आप भारत से बाहर जा करके बैरिस्टर की या किसी भी डिग्री इसमें ले रखी है या पढ़ाई कर रखी है, वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, डिग्री का नाम करेंगे और एकेडमिक ईयर का नाम करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कॉलम सी में बैरिस्टर ऑफ लॉ का इसमें है, इसका अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, तो बाकी फॉर्म सेम फिल करा जाएगा, बस ये कॉलम जो है बाहर के जो कैंडिडेट है उनके लिए एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल आ जाती है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने 5 इयर्स LLB, आपने अगर 5 इयर्स LLB नहीं कर रखी है तो आपको जो है वो ग्रेजुएशन आपने जाहिर सी बातें कर रखी होगी, तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उस ग्रेजुएशन की आपको यहाँ डिटेल फिल कर देनी है। जैसे द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वेयर द डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स वाज टेकन, यानी कि आपने चाहे तो BA कर रखी होगी या B.Com की होगी या BSc की होगी, तो जो भी डिग्री आपकी ग्रेजुएशन में रही है उसका जो है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है आपको। ठीक है, और जो कॉलेज है उसका नाम लिख देना है और यहाँ पर टिक मार देना है कि आर्ट्स लिए है, साइंस लिए या कॉमर्स लिए। इसके बाद द ईयर इन विच वाज टेकन, यानी कि किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ द डिग्री, डिग्री का नेम, जैसे कि बहुत से होते हैं, BA भी होती है, BA ऑनर्स भी होती है। ठीक है, तो जो भी हो आप जो है उसका नाम फिल कर दें। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द सेट कोर्स, अगर आपने ग्रेजुएशन का जो मीडियम था आपका हिंदी था तो आप हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश था तो आप इंग्लिश लिखेंगे। आप ये बात ध्यान रखना कि ये डी कॉलम जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की LLB की हुई है, ना कि 5 साल की LLB वालों के लिए। अदर पर्टिकुलर अगर कुछ है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो उसके बारे में भी यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। तो ये बार काउंसिल एक्ट का जो एडवोकेट एक्ट का है उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये भरा जाता है। तो इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल इसको आपको नहीं भरना है, यहाँ पर भी नहीं भरना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। जब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ कॉलम नंबर 8 देखेंगे। अब यहाँ पर पहले कॉलम नंबर 7 में देखिए, टू बी फिल्ड बाय द पर्सन हु हैव अंडर गॉन द 3 या 5 इयर्स कोर्स स्टडी एंड टेकन द डिग्री इन लॉ, यानी कि जिसने 3 साल या 5 साल की लॉ कर रखी है उसके वो ये फॉर्म भरेगा। आप जो नीचे का, इन माई कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ 3 or 5 years आई हैव हैड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड पास एन एग्जामिनेशन एज रिक्वायर्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर इनक्लोज करेगा, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट हम लगा रहे हैं उसको यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। उसकी एक लिस्ट दी गई है जो अभी आगे आएगी, तो वो ही उसी लिस्ट को जो है हम यहाँ पर फिल कर देंगे। हम इसको अभी थोड़ा सा पेंडिंग डालते हैं 8 नंबर कॉलम के लिए, जब वो लिस्ट आएगी तो मैं बताऊंगा कि उस लिस्ट के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ओनली 2 ओरिजिनल सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड, दैट इज LLB प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट, फॉर ऑल अदर डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी शैल बी अटैच्ड। यानी कि जो आपका फॉर्म, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म के साथ सिर्फ LLB प्रोविजनल सर्टिफिकेट और अटेंडेंस सर्टिफिकेट, वही 2 सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल जाएंगे फॉर्म के साथ अटैच होकर के, बाकी सबकी फोटोकॉपियां आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर है कि कॉलम नंबर 9 में देखेंगे, आई इंक्लोज सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, गुड मॉरल कैरेक्टर एंड ऑफ फिटनेस टू बी एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। ठीक, यहाँ पर आप आ जाता है 10th वाला। 9 में कुछ नहीं करना है आपको, 10 में आपको क्या करना है, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इन फुल और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। ठीक है, अगर आप कर देते हैं कि आई एम, तो आप कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, क्योंकि बार काउंसिल की एक कंडीशन ये भी है कि आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जो है वो एम्प्लॉयमेंट या सर्विस में नहीं काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट लगा करके, और एक चीज और, इसके सामने आपको साइन कर देने हैं। ठीक, ऐसे ही सेम इसमें आई एम नॉट
पर क्लिक करके कि मैं किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में इंडल नहीं रहूंगा, तो यहाँ पर साइन कर देने हैं। ठीक, फिर ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने ज्वाइन कर रखा था या कर रखा है तो उसकी पर्टिकुलर डेट वो देनी पड़ेगी, नहीं कर रखा है कोई ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसी कॉलम नंबर 13 की बात है। कॉलम 13 में अगर आप जॉब नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते तो उसको भी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 14 को भी भरने की जरूरत नहीं है, 15 को भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, 16 को भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप साइन करना ना भूलें, एक साइन यहाँ पर भी कॉलम नंबर 9 में भी साइन आपको करने पर जरूरी है। ठीक, यहाँ पर साइन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 5 पर। ठीक, यहाँ पर 17 कॉलम नंबर 17 में जो आपके कैरेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मांगी गई है कि हैव यू बीन कन्विक्टेड प्रीवियसली बाय एनी कोर्ट ऑफ इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो जाहिर से अगर आप कभी कन्विक्टेड हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। तो नो लिख करके आप साइन कर देंगे। ठीक, फिर ऐसे ही अगर यस है तो आप उसकी कॉपी लगाएंगे, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही सेम कॉलम नंबर बी में देखेंगे कोई पेंडिंग है क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू, तो अगर है तो उसको आप बताएंगे। ठीक है, डेट बताएंगे, उसकी पूरी चीजें, नहीं है तो नो लिख करके आप साइन कर देंगे यहाँ। सेम ऐसे ही कॉलम नंबर सी में आपको डिसमिस किया गया है या सस्पेंड किया गया है सर्विस से कभी, तो अगर यस तो यस तो उसकी कॉपी लगाएंगे, नो तो नो लिख करके आप जो है साइन कर देंगे। हैव यू बीन एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट बाय एनी कोर्ट, किसी को कोर्ट के द्वारा अगर किया गया है, ठीक है, नहीं तो नो को लिख करके साइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यस तो उसके साथ कॉपी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर आता है कि आई हेयर बाय रिमिट अ सम ऑफ ₹600 ओनली इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, ₹100 ओनली इन केस ऑफ शेड्यूल। ये फीस से रिलेटेड है कि अगर आप जर्नल से हैं तो ₹600 आपकी जो फीस जाएगी, और SC ST है तो वो ₹100 जाएगी। तो उसका ये जो स्लैब दिया गया है ये पुराने वाले फॉर्म में है। तो आप देखिए कि यहाँ पर LLB वालों के लिए जो थी, तो इमीडिएट जिन्होंने LLB पास की उनके लिए ₹14,450 फीस थी। लेकिन अब इससे कोई जो है मतलब नहीं रहा है। अब सिर्फ ओनली ₹750 फीस आपको इनरोलमेंट इनरोलमेंट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक, वो भी बार काउंसिल होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इस कॉलम में कुछ नहीं करना है। ठीक, फिर इस यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, 20, 21, 22, 23, 24 में यहाँ पर सिर्फ आपको सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि these two advocates should be above 10 years standing and enrolled with Bar Council of Delhi। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि दो एडवोकेट से आपको अटेस्ट रिकमेंड कराना पड़ेगा, और उस उन एडवोकेट्स के लिए जैसे जो आपके ब्लैक कोट में, जो व्हाइट शर्ट में, ब्लैक टाई में जो फोटोग्राफ होगा उसमें से एक कोई भी उसको अटेस्ट करेगा। तो उनके लिए दो जो एडवोकेट होंगे उनके लिए दो फॉर्म भरने बहुत जरूरी है। पहला सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, फिर दूसरा भी सेम ऐसी है। तो ये वो एडवोकेट्स आपको रिकमेंड करेंगे जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनके पास आपने कभी इंटर्नशिप की हो और जो आपसे कनेक्टेड हो, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पर उस एडवोकेट का नेम आ जाएगा, एडवोकेट नेम। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाएगा ऑफ एड्रेस उसके चैम्बर का, अगर चैम्बर का एड्रेस, ठीक है, या ऑफिस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस ऑफ एडवोकेट। ठीक है, सर्टिफाइड यानी कि किसको सर्टिफाइड कर रहे हैं, तो जिस जो भी कैंडिडेट का नाम होगा XYZ, वो उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब कितने साल से ये जानते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल से ये जानते हैं उस ईयर से, फिर उसके बारे में, उस कैंडिडेट के बारे में वो क्या सोचते हैं एडवोकेट, यानी कि वो गुड मॉरल कैरेक्टर है, गुड मॉरल कैरेक्टर है, सिंसियर है, तो जो भी उस उनकी पर्सनल थिंग है वो यहाँ पर वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है एडवोकेट का जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली दिल्ली में वो कब जो है एनरोलमेंट हुए,
ठीक है, उसकी डेट लिख देंगे, महीना ईयर लिख देंगे, और यहाँ पर उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, इसके एडवोकेट के। फिर रोल इनरोलमेंट नंबर जो होता है वो यहाँ पर एडवोकेट का आ जाएगा। डेट ऑफ इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट कब हुए वो यहाँ फिल कर दी जाएगी, और साथ ही फोन नंबर यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। कभी कभी बार काउंसिल वाले उसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही दूसरा सर्टिफिकेट भरा जाएगा। तो ये दो एडवोकेट की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखिए शॉर्ट करके, ये एक सर्टिफिकेट ये रहा, और दूसरा सर्टिफिकेट ये रहा। तो ये दोनों सेम सर्टिफिकेट है, किसी भी दो एडवोकेट से आप फिल करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग के बाद जो है आपको सिर्फ यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, सिग्नेचर कर देने हैं, और आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है, डेट मंथ और ईयर जो भी होगा वो आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर शीट वाला फॉर्म आपको छोड़ देना है। अब ये जो चेकलिस्ट फॉर एनरोलमेंट, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि अगर आपने दिल्ली से लॉ की हुई, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने लॉ की हुई है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर दिल्ली से बाहर आपने लॉ की हुई है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। बस इतना ही यहाँ पर करना है। और साथ ही ये लिस्ट आप देखेंगे कि आप जब डॉक्यूमेंट उसमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में सबमिट करेंगे, तो सीक्वेंस वाइज जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, यानी कि पहले एलएलबी की डिग्री और फ्रेश प्रोविजनल ये होना चाहिए ऊपर, फिर अटेंडेंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर एलएलबी की मार्कशीट की कॉपियाँ लगाएंगे, फिर ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो वो लगाएंगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की वो मार्कशीट लगाएंगे उनकी कॉपी, पोस्ट ग्रेजुएशन है वो, 12th 10th और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, ये लगाएंगे अगर आपका है तो। एफिडेविट ऑफ एक्सप्लेनेशन गैप, अगर आपकी पढ़ाई के किसी भी टेंथ क्लास से लेकर के और आपकी एलएलबी तक अगर कोई भी गैप रहता है, ठीक है, इन बिटवीन कोई भी गैप रहता है, तो उसका एक एफिडेविट बन जाता है, जो इस वे में फॉर्मेट दिया गया। एफिडेविट इंटेंड टू प्लेस ऑफ प्रैक्टिस भी का जाएगा, जो इसी फॉर्म में दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है अगर कोई आपके खिलाफ मुकदमा है तो उसकी डिटेल जाएगी, का सर्टिफिकेट जाएगा। अगर आप एससी या एसटी या ओबीसी से अगर आप लगाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जाएगा, अदरवाइज यही सारे डॉक्यूमेंट। तो अभी मैंने जो ऊपर आपको बताया था कि कॉलम नंबर 8 में आपको ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है, ये वाला। तो जितनी भी वो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब यहाँ पर आपको लिख देनी है, जैसे एलएलबी प्रोविजनल ओरिजिनल, ठीक है, एलएलबी के और अटेंडेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, फिर मार्कशीट, ये सारी चीज़ें वो 10th तक की आपको लिख देनी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। ये यहाँ पर हो गया, ये लिस्ट हो गई। अब एक सर्टिफिकेट ये देखिए यहाँ पर है, परफॉर्मा कंटेंट ऑफ एफिडेविट रिक्वायर अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म स्टैम्प पेपर, ₹10, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर के साथ एक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। नोटरी पब्लिक से ऑथराइज होना चाहिए या कमिश्नर से अटेस्टेड होना चाहिए। वो आपकी डिक्लेरेशन है कि भाई ये आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जो है आपको टाइपिंग रूम में ये इजीली अवेलेबल अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप खुद भी टाइप करके 10 रुपए के स्टैम्प पेपर के साथ उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइन ऑफ सबमिशन फिर आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। फिर अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। अंडरटेकिंग में आप जो है अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ लिखेंगे या डॉटर ऑफ लिखेंगे, रेसिडेंस लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कौन सी ईयर में आपने पास किए हैं, इनरोल हो रहे हैं, वो सारे एकेडमिक ईयर वो सब लिख करके सिग्नेचर यहाँ कर देंगे। आप सेम ऐसे ही यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी यहाँ पर लिख करके कर देंगे। फिर अंडरटेकिंग का एक और आएगा कि भाई आप जो है उनके रूल्स और रेगुलेशन सारे मानेंगे, तो उसके में भी आई अपना नाम लिखेंगे XYZ, और जो भी सन ऑफ डॉटर ऑफ है वो भी XYZ लिखेंगे, फिर एक रेसिडेंस लिख देंगे। ठीक, सेम ऐसे ही एक आपको फॉर्म और मिलेगा आइडेंटिटी कार्ड के लिए। आइडेंटिटी कार्ड में सेम आपको फोटो जो है पेस्ट कर देना है, और बाकी सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। फिर इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो सिग्नेचर आपके आएंगे, ये ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सिग्नेचर आपके आएंगे वही आपके बार काउंसिल के BCD के कार्ड में आएंगे, वही आई कार्ड पर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसी हिसाब से आप अपने सिग्नेचर करें।
सारी डिटेल जो भी यहाँ पर इसमें डिटेल होगी, चाहे ब्लड ग्रुप हो या डेट ऑफ बर्थ हो, हार्ट पेशेंट, यस नो, डायबिटीज, वो सब उसमें आई कार्ड पर आपकी प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप जब ये फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो एटलीस्ट 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो है आपको साथ लेकर के जाने हैं। इससे अलग, फॉर्म से अलग 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको साथ ले जाने हैं। और इस पूरे फॉर्म की और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपियाँ, दो दो सेट जो है आपके फोटो कॉपी आपको करवा करके ले जानी है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर इस फॉर्म को भरने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं आपका रिप्लाई उस क्वेश्चन का जरूर दूंगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए, तो मेरा नंबर जो है मैं इसमें लिख देता हूँ, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, 9899078303। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप करके आप मुझे फॉर्म फिल करने में हेल्प भी ले सकते हैं मेरी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और बेस्ट ऑफ लक।